हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अवदान एजुकेशन। मेरा नाम निधि है। थोड़ा टाइम हो गया, हम लोग नहीं मिल पाए, हम लोग सेशंस भी नहीं कर पाए, बट नेवर माइंड, कोशिश करेंगे सेशंस रेगुलर करने की। आज शुरुआत यहाँ से करते हैं। विल स्टार्ट विद इंडियन जुडिशरी, ओवरव्यू ऑफ इंडियन जुडिशरी से शुरुआत करेंगे। बट दिस इज़ नॉट हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट। कोशिश ये करेंगे जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ यहाँ पर इस चैनल पर, वो आपको मेंस में आपके हेल्प करे, उत्तराखंड पीसीएस के, और साथ ही में उत्तराखंड के बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो किसी भी लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं, उत्तराखंड स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स, उनमें आपको हेल्प करे, या किसी भी स्टेट पीसीएस में आपको ये हेल्प कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगी, मैं बेसिकली कोशिश करूँगी एनसीईआरटी कंटेंट प्रोवाइड करना आपको, अलग अलग टॉपिक्स के साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, एमसीक्यूज़ भी करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे, ये सब भी करते हुए चलेंगे। और कोशिश ये भी रहेगी कि हम फ्रीक्वेंटली शॉर्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड करें फॉर करंट अफेयर्स, सो दैट आपके करंट अफेयर्स भी तैयार होते हैं किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप अवदान एजुकेशन चैनल पर पहली बार आए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन। जल्दी से सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इंडियन जुडिशरी। एक ओवरव्यू लेंगे इंडियन जुडिशरी के बारे में, हाउ एंड व्हाट इंडियन जुडिशरी डज। सो जंप करने से पहले जुडिशरी का रोल क्या है भाई, जुडिशरी हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस या व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी। जुडिशरी अगर हम बात करें, जुडिशरी वन ऑफ द 3 ऑर्गन्स, सरकार है वो 3 ऑर्गन्स है सरकार के, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किए हैं। थर्ड ऑर्गन क्या है, जुडिशरी है। व्हाट आर द अदर 2 ऑर्गन्स, पहला है आपका लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, और दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। ठीक है, तीसरा ऑर्गन होता है जुडिशरी। करेक्ट। विधायिका का काम है कानून बनाना, लॉज लाना। एग्जीक्यूटिव का मेन रोल है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, जिसको सरकार बोलते हैं मेजरली। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो होता है, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी। तीसरी है हमारी जुडिशरी, जिसका मेन काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम एज अ थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर कि जो भी लॉज बनाए गए हैं, जो भी कानून बने हैं, या जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए गए हैं, जो भी चीज़ें एक्ट्स इंप्लीमेंट हुई हैं, वो संविधान के दायरे में है या नहीं, पहला काम है। इसके अलावा जब हम अपने देश, भारत के देश जैसी बात करते हैं, भारत जैसे एक देश की बात करते हैं, I'm really sorry, भारत जैसे देश की बात करते हैं, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जुडिशरी का एक काम केवल ये इंश्योर करना नहीं है कि कानून जो बने हैं वो संविधान के दायरे में है या नहीं। इसके अलावा क्योंकि हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ काइंड ऑफ क्वाजी फेडरल सिस्टम, फेडरेशन की तरह है ना, डिवीजन ऑफ पावर है। जब डिवीजन ऑफ पावर होंगी तो डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए जो इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके। अब डिस्प्यूट्स किस तरह के, अगर हम जुडिशरी के काम की बात करें तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, किस तरह के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। डिस्प्यूट्स हो सकते हैं सिटीजन्स और दूसरे सिटीजन्स के बीच में, बिटवीन द सिटीजन्स, लोगों के आपस के बीच में हो सकते हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, इट कैन बी सम लीगल राइट्स, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। जुडिशरी न्यायपालिका, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यायपालिका। ठीक है, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, आपस में विवाद, उसका निपटारा करना जुडिशरी का काम है। इट कैन बी बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, सरकार के और जनता के बीच में हो सकता है डिस्प्यूट, है ना। सरकार एनक्रोच कर रही है फंडामेंटल राइट्स को, सरकार कुछ ऐसा लॉ लेकर आ रही है, ऐसी पॉलिसी लेकर आ रही है जो हमारी राइट्स को ब्रीच कर रही है, डिस्प्यूट। करेक्ट। या फिर एक या दूसरे राज्य, 2 राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। इट कैन बी अबाउट द लैंड, इट कैन बी अबाउट रिवर, इट कैन बी अबाउट वाटर बॉडी, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। 2 राज्य सरकारों के बीच में डिस्प्यूट। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार के बीच में डिस्प्यूट। डिस्प्यूट तो बीच में किसी के बीच में भी हो सकता है ना, तो कोई भी डिस्प्यूट का निपटारा करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, जुडिशरी। अल्टीमेट सोर्स कहाँ है, सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, जुडिशरी, न्यायपालिका। तो पहला काम जो जुडिशरी का है दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दूसरा काम जुडिशियल रिव्यू, जिससे मैंने शुरुआत की। हमारी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स स्पेशली, ये संविधान के फाइनल इंटरप्रेटर हैं। मतलब जो भी संविधान में दिया गया है, अगर उसमें कुछ कन्फ्यूजन है या उसको कुछ इंटरप्रेट करना है या उसकी कोई व्याख्या करनी है, तो वो कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय द जुडिशरी। ठीक है।
इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए जुडिशरी के पास ये अधिकार है कि कोई भी ऐसा कानून जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, कोई ऑर्डर है, कोई कानून है, कोई लॉ बना है, बनाया गया है, लाया गया है, लागू किया गया है और वो संविधान के दायरे में नहीं है, वो संविधान के दायरे से बाहर है, वो संविधान को ब्रीच करता है, तो उसको स्ट्राइक कर देना, मतलब उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना, डिक्लेयरिंग एज नल एंड वॉइड। ठीक है, ये काम भी जुडिशरी करती है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। इसका क्या मतलब हुआ? जब जुडिशरी का रोल एज अ इंटरप्रेटर ये इंश्योर करना है कि कोई भी लॉज जो पास किए गए हैं बाय द पार्लियामेंट, और वो ये देखती है कि वो लॉज हैं, वो जो एक्ट्स हैं, वो जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं, वो संविधान को वायलेट कर रहे हैं या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं, उसको स्ट्राइक डाउन कर देना, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना, घोषित कर देना। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी जुडिशरी का दूसरा काम है, इंपॉर्टेंट काम है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है अपहोल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। लॉ को अपहोल्ड करना, जो भी कानून है, मतलब लॉ, रूल ऑफ लॉ आप सबने सुना होगा। और लॉ क्या है? व्हाट इज दी अटमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ क्या है ऑफ द लैंड? इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंश्योर करना कि वो सर्वोपरि हो, सर्वोच्च हो। साथ में जनता, लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सही तरीके से इन्फोर्समेंट हो। राइट्स दे दी गई हैं आपको, आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं है या उनको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा, उनको वायलेट किया जा रहा है। कौन इंश्योर करेगा कि वो इन्फोर्स हो रही हैं? यानी स्टेट को कौन रिस्ट्रिक्ट करेगा कि वो राइट्स को वायलेट ना करे? जुडिशरी। तो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री can approach the Supreme Court or the High Court. This is done by writ jurisdiction, which is, ये writ jurisdiction के द्वारा किया जाता है, जो कहाँ पर है? जो कि 2 आर्टिकल्स में दिया गया है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का writ jurisdiction और आर्टिकल 226 226 हाई कोर्ट का। आर्टिकल 32 writ jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ये एक मौलिक अधिकार है। अगर आपकी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, वायलेट हो रही हैं, ब्रीच हो रही हैं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एक व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, या वो हाई कोर्ट जा सकता है सीधे, अपील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इंश्योर करना भी जुडिशरी का एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। नाउ हमने कहा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि भाई हमारी जो व्यवस्था है वो हम एक फेडरेशन, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर हैं, तो यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी? स्वतंत्र न्यायपालिका किसको कहेंगे? किस चीज़ को स्वतंत्र कहा जाएगा? कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी देश कब स्वतंत्र होगा? जब उस पर कोई एनक्रोचमेंट नहीं होगा, उसको कोई दबाएगा नहीं, उसको कोई डायरेक्ट नहीं करेगा उसको कैसे काम करने, या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। आई एम फ्री टू डू व्हाट आई वांट टू डू, फॉलोइंग द रूल्स, है ना, लॉ फॉलो करते हुए, पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए, आई एम फ्री टू डू व्हाट आई वांट टू डू। करेक्ट, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए। राइट्स में रिस्ट्रिक्शंस है ना, उस तरह से। जुडिशरी कोई ऑर्गन इंडिपेंडेंट तब होगा जब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके एक्शंस न्यूट्रल हैं, अनबायस्ड हैं, इट इज़ नॉट बायस्ड टूवर्ड्स एनीबडी, दैट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो हमारे यहाँ जो ब्रांचेस हैं स्टेट की, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, द ऑर्गन्स, द ब्रांचेस, दे कैन नॉट इंटरफियर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। वो जुडिशरी के कार्य में, जुडिशरी की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी, दे आर नॉट अलाउड टू डू दिस। दिस इंश्योर्स इंडिपेंडेंस। पहली चीज़, सारे जो कोर्ट्स हैं, दे आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट। कोर्ट जो है वो सरकार के अधीन नहीं है, सरकार के अंडर नहीं है, एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, और वो सरकार के बिहाफ पर एक्ट भी नहीं करते हैं। वो ऐसे नहीं करते हैं जैसे सरकार चाहेगी वैसा वो काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जितने भी जजेस हैं
चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उनका अपॉइंटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूटिव द्वारा किया जाता है, उनका अपॉइंटमेंट ज़रूर आपके राष्ट्रपति या हमारे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट में भी बहुत कम इंटरफेरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल उनके नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से और सील से अपॉइंटमेंट हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, कोलिजियम बनता है, कोलिजियम इज़ फ्रॉम दी कोर्ट इटसेल्फ, फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। उसके बाद जजेस की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दी अदर ऑर्गन्स, ठीक है। आफ्टर अपॉइंटमेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज, और एक बार अगर जज की नियुक्ति हो गई तो उसको आसानी से या मनमर्जी से हटाया नहीं जा सकता। तो जब भी कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्थान, कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी पावर्स, उसके फंक्शंस, उसका रोल, उसके जो भी अधिकार क्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन है, वो कोई एक सुप्रीम लॉ डिसाइड कर रहा है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है। In case of Indian judiciary, it is the constitution who has defined the role, the functions, the responsibility of a judiciary and no other organ. So there is a kind of balance that has been there. Interference नहीं है, exploitation नहीं है, दबाव नहीं है सरकार का। जुडिशरी अपने हिसाब से, अपने अनुसार डिसीजन लेती है, ठीक है। दैट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये बहुत बेसिक ओवरव्यू है गाइस, क्योंकि आज ओवरव्यू दे रही हूँ तो बहुत बेसिक दे रही हूँ। आगे सेशंस करेंगे, अगर आप इस पे रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो आगे सेशंस लेकर आएंगे, जिन सेशंस में और ज़्यादा डिटेल में हम इन पर बात करेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ओवरव्यू है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। अगर हम जुडिशरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी जुडिशरी जो है हायरार्किकल है। हायरार्किकल का मतलब क्या हुआ? एट द टॉप वी हैव द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर आ जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय, जो कि टॉप पर है, पूरे देश का है, पूरे देश का क्षेत्राधिकार। फिर आते हैं आपके राज्यों में हाई कोर्ट्स। एक राज्य का हाई कोर्ट हो सकता है, एक या एक से अधिक राज्यों का भी सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली स्टेट लेवल पर हो गया। तो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहाँ तक रहेगा? उन राज्यों तक सीमित रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, ये कहाँ पर हुए? ये राज्य में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह से हुए। तो यहाँ पर आप एक ओवरऑल व्यू दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एट द सेंटर, देन हाई कोर्ट्स इन दी स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट सिविल क्रिमिनल रेवेन्यू कोर्ट्स एट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल, और अगर ग्रामीण लेवल पे चले जाओ तो न्याय पंचायत। तो ये जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, लेकिन मेजरली इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हायरार्की में। सब डिवीजन, न्याय पंचायत वाला डिवीजन हम यहाँ नहीं करते हैं जनरली, बट फिर भी ये एक पार्ट है जुडिशियल सिस्टम का हमारे, जो काम करता है इंडिया में। जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा और आपका आना जाना होगा, या अगर हमें कोई समस्या होगी, तो हमारा लेवल ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा जुडिशरी में? हम किस लेवल पे इंटरेक्ट करेंगे? विल बी इंटरेक्टिंग एट द सबऑर्डिनेट लेवल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो हमारा इंटरेक्शन, जनता का डायरेक्ट इंटरेक्शन कहाँ पर होता है? जनता का इंटरेक्शन इज एट दी सबऑर्डिनेट लेवल। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। हर राज्य डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, ये हम सबको पता है। और हर डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वहाँ पर। हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, जो कि उस राज्य का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट है? इट्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डिसीजंस जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाएंगे वो सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होंगे। तो जहाँ एक तरफ हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वहीं दूसरी तरफ हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है तो वो सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा। मतलब हायर कोर्ट के डिसीजंस सबऑर्डिनेट कोर्ट पर बाइंडिंग होंगे। इंडिपेंडेंट है, दो बाकी ऑर्गन्स ब्रीच नहीं कर सकते हैं या उसको उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन विद इन द जुडिशरी देयर इज़ अ हायरार्की दैट हैज़ टू बी मेंटेन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हाई कोर्ट पर बाइंडिंग है, हाई कोर्ट के डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट पर बाइंडिंग है, ठीक है। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जो मैंने आपको बताया, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो भी डिसीजंस हैं मेड बाय द हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। ये बाइंडिंग है, मतलब उनसे आप बच नहीं सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है
तो आपको वो मानना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है हायर कोर्ट में अगर वो मानते हैं कि उनको जो जजमेंट दिया है लोअर कोर्ट ने वो क्या है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, इज़ नॉट जस्ट, दे कैन गो टू दी हायर अथॉरिटी। ये बेसिक पढ़ा रही हूँ अभी, इसमें और डिटेल्स हैं, अपील्स कैसे होती हैं, क्रिमिनल सिविल अपील्स कैसे होती हैं, तरीका क्या है, स्पेशली पिटिशन क्या है, इनके बारे में बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम इन इंडिया। अब लीगल सिस्टम की बात करें, जुडिशरी की बात करें, न्यायिक व्यवस्था की बात करें, तो हमें लीगल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा जो लीगल सिस्टम है वो दो तरह की केसेस से डील करता है, सिविल एंड क्रिमिनल। क्रिमिनल केसेस के लिए सभी लॉज सभी के लिए समान है। सिविल केसेस को लेके यूसीसी आपने सुना होगा बहुत बार, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अभी देश में लागू कुछ जगहों पर हुआ है, कुछ जगहों पर नहीं हुआ है। लेकिन क्रिमिनल केसेस के लिए लॉज आर सेम, किसी भी धर्म किसी भी जाति के हो सभी सेम होंगे। सिविल केसेस में अलग हो सकते हैं, ठीक है। क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। तो क्रिमिनल लॉ वो लॉ है जो डील करता है किसी भी कंडक्ट या एक्ट से जो लॉ में डिफाइन किया गया है एज एन ऑफेंस, जो कानूनी रूप से एक ऑफेंस की तरह डिफाइन किया गया है कानून में, जैसे कि थेफ्ट, मर्डर, क्रिमिनल लॉ। ये जनरली इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी जो कार्रवाई शुरू होती है कहाँ से होती है, शुरुआत इसकी होती है लॉज करके एफआईआर। क्रिमिनल केसेस में सबसे पहला स्टेप है लॉजिंग दी एफआईआर, उसके बाद पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्राइम की केस को फाइल किया जाता है कोर्ट में। अल्टीमेटली जाएगा तो कोर्ट में ही जजमेंट के लिए, पर शुरुआत कहाँ से होगी क्रिमिनल लॉज की, क्रिमिनल केसेस की, बाय लॉजिंग दी कंप्लेंट, एफआईआर की जाएगी, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद उस केस को कोर्ट में ले जाया जाएगा और उसमें फिर जिसके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है, ठीक है। इफ़ फाउंड गिल्टी द अक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइंड। अगर पुलिस के द्वारा जो दिया गया केस है और जो डिफेंडेंट केस लेकर आया है और वो पता लगता है कि वो हार जाता है व्यक्ति जिस पर केस चल रहा है, तो उसको सज़ा भी हो सकती है, वो जेल जा सकता है, उसको फाइन भी हो सकता है। दिस इज़ क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ, ये बेसिकली इट डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, अधिकारों का हनन, अधिकारों का ब्रीच, इससे डील करते हैं आपके सिविल लॉ, जैसे कि डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, इट कैन बी मैरिज में नॉट डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिज लॉज, इनहेरिटेंस लॉज है ना, प्रॉपर्टी संबंधित जो विवाद होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। पिटिशन फाइल की जाती है बिफोर द रेलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। इस केस में शुरुआत में ही आप कोर्ट चले जाते हैं, जनरली सबऑर्डिनेट लेवल पे कोर्ट जाते हैं, सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। ऐसे केस में जिसकी राइट्स का उल्लंघन या हनन हुआ है, जिसकी राइट्स वायलेट हुई हैं, वो व्यक्ति जाके एक पिटिशन जारी कर डालता है कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट उस पर जजमेंट देता है। द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर, और इसके बाद कोर्ट इसमें क्या देगा, रिलीफ देगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली पार्टीज इन्वॉल्व, यहाँ पे इट इज़ द पुलिस हु स्टार्ट्स द केस। नाउ डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स इन इंडिया? क्या जब हमने बात की जुडिशरी की और हम बात करें न्यायिक व्यवस्था की, तो क्या सबके पास एक्सेस है कोर्ट्स का इंडिया में? थियोरेटिकली यस, एवरीबडी हैज़, बट क्या रियलिटी में ऐसा है? थोड़ा मुश्किल है। इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति है जिसकी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, एक गरीब व्यक्ति है जो डेली बंधुआ मजदूरी करता है, रोज़ घर से बाहर निकलता है कमाने के लिए, और उसकी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, उसकी राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो क्या वो अपनी रोज़ी रोटी छोड़कर कोर्ट के चक्कर लगाएगा? क्या उसके पास इतना समय या इतनी क्वालिफ़िकेशन है कि वो पेपर वर्क संभाल पाए, या वो चक्कर लगा पाए, या वो इतना पैसा खर्च कर पाए? कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है? नॉट अवेलेबल। इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट्स, सच्चाई में कोर्ट्स का एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स लोग छोड़ते हैं, छोड़ो क्या करेंगे। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, फीस बहुत मोटी मोटी होती है, और वैसे भी टाइम बहुत लगता है ना, एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ पुअर पर्सन हु कैनॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज। एक गरीब व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता,
और जिसकी फैमिली का भरण पोषण किस पे है, डेली वेज पे डिपेंडेंट है, उसका आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सो रिमोट। सोचता है छोड़ो क्यों चक्कर में पड़ना है, तो आधी बार ऐसे लोग जाते ही नहीं कोर्ट। ये समस्या सामने आई और इस समस्या का समाधान भी निकाला गया इन दी 1980s, जिसके द्वारा जस्टिस पी एन भगवती के कार्यकाल में PIL को एक इंस्ट्रूमेंट या एक जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह स्थापित कर दिया गया। व्हाट इज PIL? PIL इज बेसिकली जहाँ पे एक व्यक्ति जो खुद कोर्ट नहीं जा सकता, उसके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका, ठीक है, कोर्ट भेजती है। ये केवल कहाँ जाती है? ये केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाती है, ध्यान रखिएगा। PIL कौन से कोर्ट्स में जाती हैं? दे गो इनटू फाइल्ड फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड। यहाँ पर जिस व्यक्ति की राइट्स का उल्लंघन हुआ है उसके बिहाफ पर कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जनहित याचिका जारी कर सकता है, जिसके बाद कोर्ट उसका संज्ञान लेकर उसमें जजमेंट देती है। तो मतलब आपको नहीं जाने की ज़रूरत है कोर्ट। अगर आप एक समुदाय हैं, एक व्यक्ति हैं जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई NGO, कोई व्यक्ति है जो ऐसा काम करता है, सोशल वर्क, ही कैन डू दैट ऑन योर बिहाफ। तो PIL बिकेम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसने बहुत मदद की बहुत सारे लोगों की। और आप पढ़ते भी रहते होगे ना कि ये PIL चली गई है, उसको कोर्ट एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, देन थिंग्स गो ऑन। PIL क्या है? PIL बेसिकली कोई लेटर या टेलीग्राम, अगर एक लेटर या टेलीग्राम है जो एड्रेस किया गया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, उसको भी PIL की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं है द पर्सन हैज़ टू गो इन टू द कोर्ट एंड सबमिट द पिटिशन, नो। वो अगर एक टेलीग्राम या लेटर भी भेजें तो वो भी PIL ही कंसिडर होगा। तो थोड़ा सा इसको आसान बनाने की कोशिश की, थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की जुडिशियल सिस्टम में थ्रू दी सिस्टम ऑफ PIL। सो दैट्स इट गाइस। UK स्पेसिफिक बैचेस हम जल्दी ही लेकर आएंगे अवधान अकेडमी में। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स को फोकस किया जाए, उस पर काम किया जाए। इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। UP PCS का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, अब तो एग्ज़ाम ही है, 12 जून को एग्ज़ाम है। इससे संबंधित भी कुछ डाउट्स या क्वेरीज़ हैं, क्विक रिवीजन बैचेस हम बात कर रहे हैं, इससे संबंधित डाउट या क्वेरीज़ के लिए भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, जिसमें आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, व्हाट ऑल यू वांट। कोई और टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि हमें पढ़ने हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और बने रहिए अवधान एजुकेशन के साथ, जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।